Hello everyone, welcome again to the class, and today we are going to discuss the next poem, which is Elegy Written in a Country Churchyard. So we'll discuss this poem stanza wise, and I'm going to give you reference to context as well as explanation जो आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हो. So start करते हैं stanza 1 से. And before starting, I'll say if you have any doubt or if you feel like कि मुझे ये chapter cover करना है before our exams, so you can just tell me in the comment section and I'll just make a video on that. And if you want कि किसी grammar chapter पे आपको कोई वीडियो जो है चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, you can also tell me that. So let's start. Stanza 1 says, the curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wend slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me. So, for reference to context, we will write these lines are taken from Thomas Gray's poem entitled. Entitled means जिसका नाम है Elegy Written in a Country Churchyard. Now, what is a elegy? Elegy का मतलब होता है एक song या एक poem जो हम लिखते हैं for somebody who has actually died या उसके लिए आप दुख जो है अपना जाहिर कर रहे हो. So that is called as elegy. In these lines, poet presents the picture of evening time. See, आपकी books में reference to context बहुत difficult दिया है, so I have just written this reference to context ताकि आप इसको use कर सको और आपके लिए easy हो जाए. तो इन lines में poem ने present किया picture evening time की, शाम के time की. इसकी explanation देखते हैं. इन lines में poet ने क्या कहा है? That it is evening time. पार्टिंग टाइम का मतलब क्या हो गया? पार्टिंग डे का मतलब जो दिन खत्म हो रहा है. ठीक है. द चर्च इवनिंग बेल सिग्नल्स दैट डे इज एंडिंग. अभी जो चर्च की बेल है, इवनिंग बेल है, उससे ये पता चल रहा है कि अच्छा अब दिन जो है खत्म होने वाला है. इट्स गोइंग टू एंड. द मूइंग काउज ट्रैवल स्लोली अक्रॉस द ग्रास एंड अ टायर्ड फार्मर ट्रजेस होम. अभी जो काउज हैं क्योंकि वो वापस जा रही हैं ग्रास खा के, तो वो भी स्लोली मूव कर रही हैं. एंड जो फार्मर है जो उनको लेकर गया था, दैट फार्मर इज ऑल्सो गोइंग टू होम, लीविंग द वर्ल्ड एंड आर टुगेदर इन द डार्कनेस. तो अभी ये दोनों जो है अपने घर को जा रहे हैं और ये जो दुनिया नहीं, सॉरी, जो टाइम है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स डार्कनेस या रात होने वाली है. ठीक है. सो दिस वाज योर फर्स्ट आंसर. अभी देखते हैं सेकंड स्टैंजा. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinklings lull the distant folds. So इसका जो reference to context है आप same लिखोगे कि these lines are taken from Thomas Gray's poem Elegy Written in a Country Churchyard, and in these lines speaker gives a vivid description of his surroundings. A vivid means एक बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, विविड मीन्स बहुत एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया है, एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखी है अपने आसपास की सराउंडिंग्स की. तो इन लाइंस में पोएट ने डिस्क्राइब किया है द एटमॉस्फेयर ऑफ द चर्च यार्ड. ही हैज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द चर्च यार्ड. एंड नाउ द लैंड अराउंड मी इज ग्लोइंग इन द सनसेट. नाउ ही इज सेइंग कि जो मेरे आसपास का लैंड है वो ग्लो कर रहा है सनसेट में. नाउ वी ऑल नो कि सनसेट बहुत ब्यूटीफुल होता है. तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जो शाम का टाइम आ रहा है, इज सेइंग कि जो लैंड है दैट इज ग्लोइंग इन द सनसेट, बट ऑल्सो फेडिंग अवे एज आई लुक एट इट. बट ऑल्सो रात हो रही है इसलिए अंधेरा हो रहा है, इसलिए इट फील्स लाइक फेडिंग. There is a seriousness, stillness hanging in the air, apart from the buzz of a flying beetle. तो बोल रहा है जैसे जैसे शाम होने लगती है कि एक जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा स्टिल हो जाता है, काम हो जाता है. और आपको क्या सुनाई दे रहा है उस टाइम पे? बजिंग ऑफ फ्लाइंग बीटल, एज वेल एज वी कैन हियर बीटल का नॉइस उस टाइम पे. टिंकलिंग ऑफ द शीप्स बेल्स, अभी जो शीप है वो वापस जा रही है.
ठीक है। तो उनकी भी जो टिंकलिंग है, बेल जो उनके गले में जो बांध रखी है उसकी सुनाई दे रही है, विच इज लाइक देयर बेड टाइम म्यूजिक। सो दिस टिंकलिंग बेल जो उनके गले में है, जो हमें सुनाई दे रही है, वो कैसा अपीयर कर रही है कि वो एक बेड टाइम म्यूजिक है उनके लिए, कि अब जो है शाम हो चुकी है एंड वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सेकंड स्टैंजा। Moving to third stanza, save that from yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain, of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary ray. Again, you'll write down reference to context. These lines are taken from Thomas Gray's poem Elegy Written in a Country Churchyard. In these lines, a speaker creates a mournful ambience. Mournful means he's feeling very sad. Ambience through the sound of an owl. तो owl की sound से जो है उसने एक बहुत mournful, एक बहुत sad सा जो ambience है, जो environment है, जो वातावरण है, वो create किया। ठीक है। तो ये था स्टैंजा 3 का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, save that from yonder ivy mantled tower, means the air is still apart from the tower over there, covered with ivy, where a sad owl is complaining to the moon. अभी we know that owl जो है वो रात को एक्टिव होते हैं, रात को जागते हैं, तो इस saying कि जो एयर है दैट इज स्टिल अपार्ट, अभी मतलब बहुत ज्यादा कोई हवा नहीं चल रही है, और एक सैड सा आउल बैठा पेड़ पे कंप्लेन कर रहा है मून को। Then it blames the people, including the poet, for invading its peaceful ray. अभी क्योंकि जो शाम का टाइम है वो बहुत पीसफुल है, लेकिन फिर भी जो आवाजें सुनाई दे रही है, चाहे वो पोएट की है या बोलो कि काऊ की है, या फिर वी हैव सीन शीप्स, तो वो जो आवाजें सुनाई दे रही है वो कंप्लेन कर रहा है कि जो मेरा पीसफुल टाइम है उसको खराब कर रहे हैं ये लोग, इंक्लूडिंग पोएट। Hence, the poet is creating a mournful atmosphere through the sound of an owl. तो owl की sound के साथ वो बोल रहा है कि एक mournful atmosphere जो है वो create हो गया है। ठीक है, mournful means very sad, very complaining type. Mournful particularly means very sad. Okay, so this was your stanza number 3. Now, moving to fourth stanza, beneath those rugged elms that you trees shade, where heavens the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. सेम you'll write down reference to context. इवन अगर आपको reference to context ना आए तो इतना तो याद रखना है कि ये लाइन्स कौन सी पोएम से लिखी गई है, दैट यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा, these lines are taken from the poem Elegy Written in a Country Churchyard. Then इसको explain करेंगे कि in these lines the poet says that beneath the rugged elm tree, जो कि एक ट्री है जिसका जो ट्रंक है वो बहुत रफ है, अंडर द एवरग्रीन ट्रीज। अब जो जिस विलेज को डिस्क्राइब किया गया है उसमें बोला है कि जो रफ सी जो ट्री है उसका जो ट्रंक इतना रफ है और एवरग्रीन ट्रीज है, उनके नीचे विलेजर्स की क्या है, कब्र है, ग्रेव्स है। ग्रीन ग्रास heaving over the ground of these destructed graves, और इन graves के ऊपर, इन कब्र के ऊपर क्या है, ग्रीन कलर की ग्रास ग्रो कर रही है। In these graves lie the village forefathers. See, एलिजी बोला गया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा एक मॉर्नफुल टाइप एटमॉस्फेयर ऑफ द पर्सन हु इज एक्चुअली नो मोर। तो बोल रहे हैं इन ग्रेव्स में क्या है, विलेजर्स जो है उनके फॉरफादर्स, उनके जो पूर्वज हैं उनकी कब्र है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंजा नंबर 4 हो गया। स्टैंजा नंबर 5, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. Again, you'll write down the reference to context and we'll give the explanation that in these stanzas of country elegy written in a country churchyard, the poet goes on to talk about the people buried in the graveyard. जो भी लोग मर गए हैं उनके graveyard के बारे में बात कर रहा है, मौन कर रहा है उनके बारे में। And the poet says
that the dead villagers will never enjoy the fresh breeze of the morning. कि जो लोग मर गए हैं, जो ब्रीजी कॉल है, ब्रीजी कॉल मीन्स ब्रीज क्या है, जो मॉर्निंग का टाइम होगा, जो एक बहुत अच्छी सी हवा चलेगी, ठीक है, उस टाइम को वो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे. दे विल नॉट हियर द चर्पिंग ऑफ द स्वैलो, और ना ही वो बर्ड्स की जो साउंड है सुबह सुबह वो जो क्रिएट करती है चर्पिंग साउंड, ना ही वो सुन पाएंगे. नाउ दे विल नेवर नोटिस द लाउड मॉर्निंग कॉल ऑफ द कॉक, और ना ही वो कॉक की जो लाउड मॉर्निंग वॉइस होती है, जिसे बोलते हैं कि सुबह सुबह जो हेन है वो बहुत तेज आवाज करती है कि सब जो है उठ जाए, तो वो आवाज भी वो लोग नहीं सुन पाएंगे. देयर ईयर्स आर नाउ डेड, नो साउंड कैन मेक देम अप, क्योंकि वो मर चुके हैं, उनकी कब्र जो है वो वहां पर बनाई गई है, तो उनके जो ईयर्स है वो भी डेड हो चुके हैं. नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, मतलब उनको कोई भी अब जगा नहीं सकता है, ठीक है, तो कोई भी आवाज उनको जगा नहीं सकती. दिस वाज स्टैंजा नंबर 5. Moving to stanza 6. Stanza 6 है for them. No more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. सेम यू राइट ऑन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दैट किस पोएम से ये लिखी गई है, और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, दैट इन दिस स्टैंजा पोएट गोज ऑन टू टॉक अबाउट पीपल बरीड इन द ग्रेवयार्ड. अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको जो है जला सॉरी दफना दिया गया है. एंड द पोएट सेज दैट द डेड विलेजर्स, जो डेड विलेजर्स है वो मॉर्निंग को एंजॉय नहीं कर सकते, वो चर्पिंग को एंजॉय नहीं कर सकते, वो कभी कॉक की साउंड को एंजॉय नहीं कर सकते, और कोई भी आवाज उन्हें जो है उठा नहीं सकती. एंड देन दे आर सेइंग फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, उनके लिए जो सन है वो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगी उसकी हीट. For busy housewife ply her evening care. Sorry, this explanation is of the previous stanza. तो इसकी explanation I am saying, या जो बिजी हाउसवाइफ है, बिजी हाउसवाइफ है जो अपना सारा काम खत्म करके जब इवनिंग में अपने हस्बैंड का वेट करती है, ना ही वो लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डेड. नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर सायर्स रिटर्न, और ना ही कोई बच्चा, जो उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए वेट कर रहे होंगे कि कब जो हमारे फादर है या से हमारे जो दादा है वो आएंगे, ठीक है. और क्लाइंब हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर, और ना ही उनके लिए कोई जो है घुटनों पे आके जो है कोई किस शेयर करेगा, बिकॉज दे आर डेड, सो डजंट मैटर, राइट. सो दिस वाज योर स्टैंजा 6. स्टैंजा नंबर 7. Oft did the harvest to the sickle yield, their furrow oft the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. Write the reference to context and let's have an explanation. Okay, so in this stanza again they say that they cannot enjoy anything, and यहाँ पर देखिए आप प्रीवियस स्टैंजा की भी लिखी गई है, देयर वाइफ्स एंड देयर चिल्ड्रन नोबडी केयर फॉर देम, दे वर हार्ड वर्किंग मैन. अब यहाँ से पता चल रहा है कि हार्वेस्ट और सिकल से पता चल रहा है कि वो एग्रीकल्चर में थे, वो फार्मर थे, और उन्होंने बहुत काम किया अपने टाइम में. दे वर हार्ड वर्किंग मैन व्हेन दे वर अलाइव, ठीक है. देयर प्लोइंग, देयर हार्वेस्टिंग एंड देयर फार्मिंग ऑल वर एफिशिएंट. तो वो जो भी काम करते थे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से करते थे. एंड स्पीकर आस्क कि उनकी जो सिंपल लाइफ है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम, मतलब उनको इस नजर से मत देखो कि उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी या उन्होंने क्या किया है, राइट. सो दे हैव वर्कड सो हार्ड. Ambitious people think of the village life as simple. Some people think, obviously the city people think कि जो life है villagers की that's very simple, they don't do anything. But in fact, villagers बहुत ज़्यादा hard work करते हैं, and the villagers had their joy and sorrow much like others. So वो बहुत दोनों चीज़ों को enjoy करते हैं, even उनका जो joy है या sorrow है जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है. So this was your explanation to 6th stanza. Now moving to, sorry, this is, wait a second, this was stanza number 7. Okay, यहाँ mistake हो गई है, stanza 7 है आपका. Then moving to stanza 8. Let not ambition mock their useful toil, their homely jobs and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor.
Write the reference to context and let's see the explanation. So, in this stanza of elegy written in a country churchyard, the poet goes on to talk about the people who have already died या जिनको बरी किया गया है the graveyard. And speaker says not to mock, मतलब जो ambitious लोग हैं वो मजाक ना उड़ाए उन लोगों का जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और आज इस दुनिया में नहीं है. Their homely joys and destiny obscure. तो उनके जो सिंपल सिंपल जो जॉय थे, सिंपल जो उनकी खुशियां थी, जो उनके दुख दर्द थे, दैट is much like others, जैसे दूसरों के होते हैं. Although they were poor, but वो बड़े honest लोग थे. And obviously now they are dead, तो वो लोग क्या डिजर्व करते हैं, दूसरों की तरह वो भी एक इज्जत या रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. ठीक है. So this was your stanza 9. Then this is your stanza 10. So sorry for this, please correct this. This is stanza 10. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Write the reference to context, and it says that in this the poet describes the hollowness of human life. कि हम लोगों की लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की कितनी होलो या कितनी एक खाली सी लाइफ है. ठीक है. He says that some people are proud of their noble birth. Now some people boast, some people are very happy कि अच्छा हम बहुत अच्छे घर में जो है पैदा हुए हैं, हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. The poet says that the death saves none. लेकिन जो डेथ है वो तो सबको आएगी. It is not going to save anyone. Even those who boast of their riches, even those who say कि मैं बहुत beautiful हूँ या मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है, तो death is not going to wait for you. Awaits like the inevitable hour means death को inevitable means avoid नहीं किया जा सकता, वो तो आएगी ही आएगी. Hence the poet says that death doesn't make difference between rich and poor. तो आप जितने भी glorious हो जाओ, ultimately you are going to die. Ultimately you are going to lead to the grave. मतलब ultimately आप जो है आपको जब आप मर जाओगे ऑब्वियसली आपको जला दिया जाएगा या आपका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा. ठीक. Then moving to stanza number 11. Stanzas ठीक कर देना प्लीज एक बार, क्योंकि गलती से stanzas ठीक नहीं हुए हैं, गलती हो गई सॉरी यहाँ पे. Nor you ye proud mute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. So इसका reference to context आपने देख लिया, उसके बाद explanation. In this stanza, poet describes the hollowness of human life. He says that the rich and powerful people should not blame the poor people for not raising a memorial over their graves. तो बोल रहे कि rich और powerful people को जो है poor people को blame नहीं करना चाहिए कि आपने हमारी grave पे जो है कोई memorial raise नहीं किया, कुछ खड़ा नहीं किया आपने. Their graves are lying in church. In this way, poet wants to convey an idea that even God doesn't make any difference between rich and poor. So he's saying, चाहे आप rich हो, चाहे आप poor हो, तो हमने देखा है कि जैसे जो बहुत rich लोग हैं वो बहुत proud feel करते हैं, अच्छा ये जो है मर गया तो ये बहुत पैसे वाला था या ये बहुत जो है ऐसा ऐसा था, तो इसलिए इनके लिए जो है बहुत अच्छा जो है किया गया है या कोई टूम्ब बना दिया गया है उनकी मेमोरी में. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, जब आप मर जाते हो तो आपको भी वहीं पे ही दफनाया जाता है जब पुअर लोगों को दफनाया जाता है. तो भगवान कोई डिफरेंस नहीं करता है रिच और पुअर में कि आप रिच हो तो आपको यहाँ जलाया जाएगा या पुअर हो तो आपको वहां जलाया जाएगा. ठीक. तो ये है हमारा स्टैंजा 11. देन स्टैंजा 12. एक स्टैंजा जो है मिस्टेक हो गई बीच में. Can storied on or animated burst back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? So let's see the explanation. So in this stanza, poet says that nothing on earth can bring the dead back to life. आप कुछ भी कर लो जो जिसकी डेथ हो चुकी है, you cannot bring back to life. Even the decorated urn which describes the history of dead fails to do so. Even जो आपने वो फूल देखा होगा जो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसको जो क्रिश्चियंस है जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर वो रखते हैं, तो कह रहे हैं कि इवन जो डेकोरेटेड अर्न है वो भी डिस्क्राइब कर रहा है हिस्ट्री उस पर्सन की जिसके ऊपर उसको रखा गया.
The lively statues of the dead cannot bring back their breath. इवन जब हम देखते हैं कि जो बहुत फेमस लोग हैं उनके स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनके नाम पे जो है सड़क के नाम रख दिए जाते हैं, तो बोल रहे हैं इवन जो वो स्टैच्यू है वो भी जिंदा नहीं हो सकता है. The ash of the dead cannot be inspired by words of respect. And even words of flattery cannot soothe their ears. तो कह रहे हैं कि जो जल के राख हो चुका है उसको आप कितना भी ऑनर, मतलब आप कितना भी अच्छा बोल लो, अब उसको नहीं सुनेगा. और आप उसकी कितनी भी इज्जत कर लो, कितना भी उसे सूद कर लो, अब उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक. लेट्स मूव टू स्टैंजा 13. Perhaps in this neglected spot is led some heart once pregnant with celestial fire. Hands not the rod of empire might have swayed, or walked to ecstasy the living lyre. So, इस stanza में कहा है कि the poet is actually showing a sympathy towards poor people who are dead. So, जो poor people neglect कर दिए जाते हैं उनकी तरफ poet sympathy दिखा रहा है और कह रहा है the speaker regrets the poor people would have achieved great heights as they were inspired. He is saying अगर उन लोगों को भी इंस्पायर किया जाता, उन लोगों को भी चांस मिलता या उनके पास भी पैसा होता तो हो सकता है वो भी आज लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते. One should remember, no one knew one of the dead villagers may have achieved greatness in life. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए किसी को नहीं पता था कि वो जो डेड विलेजर्स है उसमें से क्या पता कोई बहुत नाम कमा लेता. Therefore, there may be a ruler or a poet buried in there. तो हो सकता है वहां पे कोई राजा या कोई एक पोएट जो है बरी कर दिया गया हो जिसके पास बहुत हुनर है लेकिन क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए वो कर नहीं पाया. ओके, कहीं पे कोई डाउट हो प्लीज डू टेल मी. स्टैंजा 13. स्टैंजा 13 का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप लिख दोगे. सी इसमें सबका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करना, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि ये कौन सी पोएम से लिया गया. But knowledge to their eyes her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll. Chill penury repressed their noble rage, and froze the genial current of the soul. So here the poet says that because of the poverty and knowledge of these poor people remained a closed chapter. क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए उनकी जो नॉलेज है जैसे वो लोग पढ़ नहीं पाते बहुत, तो एक बंद सा एक जो है चैप्टर बन के रह गया, एक बंद किताब बन के रह गया क्योंकि उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी इसलिए वो पढ़ नहीं पाए. In short, poet says that poverty of these dead villagers did not let them attain. तो गरीबी की वजह से वो लोग जो है अटेन नहीं कर पाए हैं एक फॉर्मल एजुकेशन. ठीक. नेक्स्ट स्टैंजा. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a flow over is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air. Let's see the explanation. So here the poet says, these simple villagers are like those gems. अभी ये जो simple villagers है ये क्या है, इनको compare किया gems के साथ, ठीक है, जो कि एक ocean में हमेशा hidden रहते हैं. Then he compares them to flowers. उसके बाद उन्हें compare किया गया flowers के बाद that bloom in the wilderness, जो कि बहुत ज्यादा bloom करते हैं. These flowers waste their sweet smell in the desert air. तो ये जो flowers है ये अपनी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है waste कर देते हैं in the air. In this way poet wants to say कि जो talent था villagers का वो unnoticed रह गया क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था. ठीक. Next, some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields would stand, some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltiness of his country blood. So यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पुअर विलेजर्स हैं ये बहुत ब्रेव हैं और बहुत फियरलेस है. अभी इनके पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोग अपनी इच्छाएं जो पूरी नहीं कर पाए. So some villagers here could have been like the politician John Hampden. कुछ लोग इसमें से पॉलिटिशियन भी हो सकते थे, ठीक है, जैसे ये पॉलिटिशियन थे जॉन हैम्पटन. ब्रैकेट में लिखा है जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई करी थी अगेंस्ट अथॉरिटेरियन किंग एक्सेप्ट फॉर मच स्मॉलर स्केल, fearlessly standing up to the landlord who owned the Lehands fields he worked. Someone here might have been a silent, fameless John Milton, Renaissance poet who wrote Paradise because he never listened to write.
या फिर उसमें से कोई पोएट हो सकता था किसी एज का जो कि बहुत अच्छी तरह से जो है अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए पोएम्स लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही बोला गया है, उनको कंपेयर किया गया है कि जो लोग भी मर गए हैं, तो उनमें से हो सकता है कोई बहुत टैलेंटेड हो जिसे जो है प्रॉपर प्रिविलेज नहीं मिली है अपने जो व्हाट डू यू से जो अपनी ड्रीम्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट 31st, oh sorry, next is your 17th stanza. The applause of listening serenades to command, threats of rain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eye. So here poet says that the ability to have the Senate applaud you, the ability to scoff at the dangers of the suffering and defeat, chance to spread wealth throughout a happy country, the chance to live a life so influential that one's biography. So he's saying ये जो applause का एक मौका है, ठीक है, जैसे सपोज एक किंग है, वो जब अपने जो उनसे नीचे होते हैं उन्हें जब वो अप्लॉज करते हैं, कोई कमांड देते हैं, वो अच्छे से काम पूरा करते हैं उसके लिए, या फिर जो एक एबिलिटी टू स्कॉफ एट द डेंजर्स ऑफ सफरिंग एंड डिबीट, अगर आपको सफरिंग या कोई डिफीट मिला है, सो यू हैव द एबिलिटी कि आप उसको होल्ड कर लोगे। देन द चांस कि आप स्प्रेड करोगे वेल्थ थ्रू आउट अ हैप्पी कंट्री, एंड चांस कि आप बहुत अच्छे से जीने वाले हो और आपकी जो लाइफ है वो एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी, लोग उसके जो एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, सो ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर देखेंगे। Their lot forbade nor circumscribed alone. Their growing virtues but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. So he says all these things were prevented by these people's poverty. Not only did poverty prevent them from developing their talents, but it also prevented them from committing any atrocities या कोई डिफिकल्टीज। ठीक है, इट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम किलिंग काउंटलेस पीपल इन ऑर्डर टू गेन पावर एंड इन द प्रोसेस गिविंग अप ऑन एनी सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इस सेइंग कि ना तो सिर्फ इन लोगों की हेल्प इनकी गरीबी या पॉवर्टी ने की है, सॉरी, ना तो सिर्फ इनको पॉवर्टी ने प्रिवेंट किया कि अपने टैलेंट को जो है डिस्कवर ना कर पाए और उसको पूरा ना कर पाए, बट ऑल्सो बहुत सारी डिफिकल्टीज इनकी लाइफ में आई है जिनकी वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाए हैं। सो इट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम किलिंग काउंटलेस पीपल इन ऑर्डर टू गेन पावर। सो इन्होंने क्या किया है कि ये हमेशा से जो है छोटे के छोटे ही रह गए, ये पावर नहीं गेन कर पाए। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस इन्होंने सारी की अपनी जो सारी सेंसेस है ह्यूमन राइट्स की वो खो दी है। ठीक, तो सारे के सारे जो गेट थे दया के वो सब बंद हो चुके हैं इनके। नेक्स्ट, For from the madding crowds ignoble strife, their sombre wishes never learned to stray. Along the cool sequester's veil of life, they kept the noiseless tenor of the way. So it's saying, in this stanza poet says, far from the crazed immoral conflicts of rich and powerful, कि जो भी हम लोगों की लड़ाई होती है चाहे वो रिच पीपल और पावरफुल पीपल के बीच में, ये जो पुअर पीपल है ये बहुत सिंपल और सीरियस होते हैं। सो इस काम और एक बहुत आइसोलेटेड सी वैली में, मतलब बहुत जो अकेला, आइसोलेटेड मीन्स अकेला, दे स्टक इनटू देयर ओन क्वाइट। सो ये जो है अपनी एक दुनिया खुद की बसा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, yet even these bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, when uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sigh. So poet says, yet to protect these poor people,
बोन्स फ्रॉम टोटल डिसरिस्पेक्ट अ मीगर मेमोरियल हैज बीन बिल्ट नियर बाय। तो इन लोगों ने जो इतना काम किया है, इतना कुछ दिया है, तो इनके लिए भी, इनकी याद में भी कुछ एक छोटा सा बना दिया गया है जो विलेज में। इट इज पुअरली रिटन राइम्स एंड पुअरली मेड स्कल्पचर। क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए जो स्कल्पचर बनाया गया है वो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाया गया। वो एक बहुत ही ऐसे ही एक छोटा सा स्कल्पचर, एक छोटी सी जो है कोई पिक्चर बना दी गई है, बट स्टिल आसपास जो लोग जाते हैं वो एक बार देख के जाते हैं कि ये कौन पर्सन था। ठीक। They name their years spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews that teach the rusting moralist to die. So these people's names, the years they were lived, तो उस पे क्या लिखा गया है जो उन्होंने मेमोरियल बनाया है, लोगों के नाम और कितने साल वो जिंदा रहे हैं, और ये सब जो है वो लिखा गया है। ऑल कार्व्ड बाय समवन हु वाज इलिटरेट। अभी जिसने भी लिखा है वो खुद भी पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है। स्टैंड इन प्लेस ऑफ फेम एंड अ लेंथी कॉमरेशन। मैनी कोट्स फ्रॉम द बाइबल आर स्कैटर्ड अराउंड द ग्रेवयार्ड। बहुत सारे कोट्स भी लिखे गए हैं बाइबल से इधर उधर से लेकर, एंड कोट्स दैट टीच अनरिफाइंड। और ऐसे भी कोट्स लिए गए हैं जो एक अनरिफाइंड, एक मतलब ऐसे पर्सन को जिसे बहुत समझ नहीं है उसको, एक अनरिफाइंड पर्सन को और गुड हार्टेड पीपल को सिखाया गया है कि दैट हाउ यू कैन एक्चुअली डाई। हाउ यू कैन एक्चुअली डाई मीन्स हाउ कैन एक्चुअली डाई अ वेरी नेचुरल और इससे काम और पीसफुल डेथ। ठीक। नेक्स्ट। On some found breast the parting soul relies. Some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries. Even in our ashes live their wonted fires. So here poet says that a dying person, जो भी पर्सन मर गया वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने क्लोज फ्रेंड पे, या फिर जो भी आसपास उनके बहुत ही क्लोज रहते हैं उन पे। सो लीनिंग अगेंस्ट देयर चेस्ट दे नीड दैट पर्सन टू शेड सम रेवरेंट टीयर्स। तो जब भी उस क्लोज पर्सन के जो है वो उसे हक करते हैं, दे जस्ट वांट टू शेड सम टीयर्स ताकि उनका मन हल्का हो जाए। Even from the tomb, nature cries out. Even in our dead bodies, that habitual possessions of the poor still burn. So, even जो टूम से है वो नेचर रो रहा है। नेचर क्राइज आउट मीन्स उस दिन बारिश हो गई होगी। इवन इन आर डेड बॉडीज द हैबिचुअल पैशंस ऑफ द पुअर स्टिल बर्न। तो हमारी डेड बॉडीज में भी कहीं ना कहीं जो भी हमारे पैशंस होते हैं डेली के वो दिखते हैं। ठीक। स्टैंजा 22 and 23. So for thee who mindful of the unhonored dead, dost in these lines their artless tale relate. If chance my lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. Haply some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of the dawns. So in this stanza, poet says, you have been thinking about those died anonymously, have been telling their unpretentious story in this poem. कि जो लोग मर चुके हैं वो अपनी जो पोएम है स्टोरी में बता रहे हैं, स्टोरी अपनी स्टोरी इस पोएम में बता रहे हैं. And if by any chance and because of lonely thoughts someone similar to you ask about what happened to you, so maybe you're lucky enough to maybe luckily enough old country person will answer them. So he's saying if by chance and because of anything like कुछ भी बहुत सिमिलर जो आपसे पूछा जाता है तो मे बी लकीली अगर आप बहुत लकी हो तो सबको जो बहुत पुराना रहने वाला जो पर्सन है वो आपसे पूछ सकता है कि we saw him at a sunrise a lot. His quick footsteps sweeping the dew off the grass as he went to see the sun from the tower's higher eaves. So he saw him at a surprise और उसके जो क्विक फुटस्टेप्स थे उसे ऐसे दिखाया गया एज इफ वो अभी अभी जो है ग्रास में एंटर कर रहा है एंड जब वो जा रहे हैं सन को देखने के लिए फ्रॉम द हाइट.
Then, there at the foot of yonder nodding beech that wreathed its old fantastic roots so high, his listless length at noonside, would he stretch and pour upon the brook that babies by. So he says that over there at the base of that swaying beech tree with old garnered roots and high tangled branches, he would lay down in noon and stretch out his tired body gazing into nearby brook. So he's saying जब पोएट बहुत थक जाता है तो क्या करता है, वही पास में ही बीच के पास जो है वो लेट जाता है और नून को मतलब शाम के टाइम को एंजॉय कर रहा है और अपनी बॉडी की टायर्डनेस रिमूव कर लेता है. Next. Next stanza में the poet says that close to that forest over there, smiling as if with disapproval, talking to himself about his own stubborn fantasies. तो अपने से ही बातें करते हुए अपनी जो fantasies है, जो भी वो करना चाहता है वो बता रहा है. That he would like to explore, sometimes mopping means झाड़ू लगाना. Other times gone crazy with worry disturbed by unrequited love. Other times कि मेरे दिमाग में जो भी thoughts चल रहे हैं मैं उनसे occupied रहूं. Next. नेक्स्ट देखते हैं. One morn I missed him on the customed hill, along the heath and near his favourite tree. Another came not yet beside the rill, nor upon the lawn, nor at the wood was he. The poet says that one morning I did not see him on the usual hill, near the rough fields and his favourite tree. Another morning came and I didn't see him by the stream, field or forest. तो इसमें पोएट ने क्या कहा है कि एक मॉर्निंग, ठीक है, जो भी ये पोएम बता रहा है मैंने उसे नहीं देखा, ना ही फील्ड्स में, ना ही अपनी फेवरेट ट्री के पास, ना ही सुबह को और ना ही किसी रिवर के पास. ठीक. Then next with dyer's dew in sand array, slow through the churchway path we saw them borne. Approach and read, for thou hast read in this lay, graved in the stone beneath yon aged thorn. So इस stanza में poet ने क्या कहा है, that old villager will tell a stranger about his death. अभी ओल्ड विलेजर जो है स्ट्रेंजर को बताएगा अपनी डेथ के बारे में और वो ये भी बताएगा दैट वन डे ही केम टू नो कि पोएट की डेथ हो चुकी है. नाउ हु इज पासिंग बाय जो ऑब्जर्व कर रहा है वो स्ट्रेंजर है. ठीक है. और पोएट की डेथ को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही वाज सीन बीइंग कैरिड टू कंट्री चर्चयार्ड. देन द ओल्ड विलेजर विल पॉइंट टुवर्ड्स पोएट्स ग्रेव. उसके बाद वो पॉइंट करेगा पोएट की ग्रेव की तरफ. एंड ओल्ड मैन विल आस्क द स्ट्रेंजर देयर कि आप ग्रेव पे कुछ लाइंस जो है इससे पढ़ो, एपिटा से पढ़ो. दस वी सी दैट इवन द मोस्ट विशेस दैट देयर शुड बी मेमोरियल ऑन हिज ग्रेव. तो जो भी विश आप उसकी ग्रेव पे कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा मेमोरियल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए. नेक्स्ट. Abhi here resets his head upon the lap of earth, a youth to fortune and of fame unknown. Fair signs frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. So in this stanza, poet says that resting his head in the dirt lies a young man that had neither wealth nor fame. That एक आदमी जो है वो रेस्ट कर रहा है विलेज की इस मिट्टी पे और ना ही वो आदमी बहुत अमीर है और ना ही उसके पास कोई नाम है, उसके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, बड़ा कॉमन सा, ठीक है, कॉमन पीपल की तरह है. हिज लाइफ वाज डिफाइंड बाय सैडनेस. उसकी जो लाइफ है उसमें बहुत दुख है. मेलानकली इज सैडनेस. अभी एपिटा देखेंगे कि क्या है. द पोएट सेज दैट इवन सो ही हैड ग्रेट ग्रिप्स एंड एन ऑनेस्ट माइंड. इवन दो उसके पास बाउंटी मीन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, इवन दो उसके पास बहुत गिफ्ट्स है, भगवान के दिए हुए सब चीजें हैं और बहुत अच्छा दिमाग है. हेवन रीपेड हिम इन प्लेंटी फॉर दीज गिफ्ट्स एंड इज सफरिंग. बट जो हेवन है उन्होंने इन गिफ्ट्स के लिए रीपे किया है और इस सफरिंग के लिए रीपे किया है. तो उन्होंने क्या किया है, ही गेव ऑल द हैड टू हिज मिजरी व्हिच वाज सिंगल डियर. इन रिटर्न हेवन गेव हिम ओनली थिंग ही वुड एवर वांटेड, अ फ्रेंड. तो इन सभी जो दुख दर्द है इसके बदले उन्हें क्या गिफ्ट मिला है
हेवन से, दैट इज जस्ट अ फ्रेंड. Now farther seek his merits to disclose, or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope response, the bosom of his father and his God. So here the poet says that don't treat anyone anymore to talk about his strengths and gifts or to bring his weakness back from the dead. So he's saying don't talk to anyone कि उनकी strength क्या है, gifts क्या है या उनकी weaknesses क्या है. So both his strength and weakness lie in the grave in state of a quivering hope. He is now with his father God. So he's saying कि जो भी हमारे पास है वो क्या है, एक होप है. ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो उस ग्रेव में लाई कर रही है, वो एक होप है. एंड नाउ दैट पर्सन जो जिसकी डेथ हो चुकी है, वो क्या है, वो गॉड के साथ या फादर के साथ मिल गया है जाकर ऊपर हेवन में. ठीक. तो दिस वाज योर पोएम. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching it, and if you like it please do share it with your friends and do tell me in the comment section कि आपको अगला कौन सा वीडियो जो है चाहिए. ठीक है. थैंक यू.